अटल जी की बात मान ली होती तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं रहते, बहुत नाराज थे कि इस देश में सनातन धर्म की परिभाषा गलत ढंग से भाजपा और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो चला रहे हैं, ये सनातन धर्म है ही नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हारे तो बहुत डिप्रेशन में चले गए। उनको कभी उम्मीद नहीं थी, पैर छू के जिला था वो, कभी उनके खिलाफ चुनाव उनको हरा देगा और वो भी 1.5 लाख से, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे जितना समर्थन छत्तीसगढ़ से मिला उतना समर्थन मध्य भारत से कभी नहीं मिला। जो शून्यता आती है जीवन में, मेरी जीवन में भी है। मैंने अमृता से मुलाकात की, मैंने उससे शादी कर ली। जीतू पटवारी, उमंग सेनारिया, जयवर्धन सिंह, कौन बेहतर लगता? भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई और नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार को खास कार्यक्रम है मेहमान खाट, और आज खाट पे हमारे मेहमान हैं वे नेता जिनको कहूँ राजनीति को चाणक्य कहो जात, कहूँ रहस्यमयी नेता कहो जात। तो बहुत सारे जो है आयाम उनके राजनीतिक व्यक्तित्व में जो है देखने को मिले हैं आज तक, और ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। और उनको नाम है दिग्विजय सिंह जी। और दिग्विजय सिंह जी, मेहमान खाट में आज आपको स्वागत है। सर, ये जो कार्यक्रम है इसमें पूरा राजनीति, आप राजनीतिक व्यक्तित्व तो राजनीति की बात हुई है, लेकिन सफ़र की कहानी है पूरी की पूरी। और सफ़र की कहानी ऐसी कि आज़ादी के पहले आपको जन्म हो और आज़ादी के कुछ महीना पहले ही देश की, और इसके बाद 56 साल आपको सियासत में हो गए। पहली बार 1969 में आप नगर पालिका के अध्यक्ष बने। वहीं से कहानी शुरू करें आप, उसके पहले से करें कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से राजनीति की तरफ कहाँ से आप पहुँचे, शिक्षा दीक्षा से होते हुए? पहली बात तो बुंदेली बौछारे बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारो खाट पे साक्षात्कार हो रहा हो। वैसे तो हम बुंदेलखंडी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं क्योंकि हमारे राहुगढ़ में बुंदेलखंडी बोली जाती है, लेकिन बात वह है कि ज़्यादातर बात आदत जो पड़ी है हिंदी बोलने की है। तो आज चले कोई तो आज हिंदी में बात करें तो ठीक अच्छा होगा। फिर भी जहाँ जरूरत पड़े तो हम थोड़ी बहुत बुंदेलखंडी बीच में बोल दें। शुरुआती जब शिक्षा दीक्षा, आपके पिताजी राघोगढ़ रियासत के राजा रहे, तो वहाँ से जब बात हुई कि आपकी शिक्षा दीक्षा इंदौर में हुई, फिर सियासत में आपकी एंट्री कैसे हो गई अचानक? पहले तो ये हमें कहीं पढ़ रहे थे कि पिताजी आपके जनसंघ से जुड़े रहे। कभी सवाल ही नहीं उठता। वो 1937 से महात्मा गांधी जी के से प्रभावित रहे और तब से वो खादी पहनते थे, ठीक है, और कांग्रेस के सदस्य रहे 1947 तक। जब महात्मा गांधी ने ये एक संदेश भेजा कि कांग्रेस पार्टी को अब रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए, उस समय उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जनसंघ, आरएसएस से कभी और हिंदू महासभा से कभी उनका कोई संबंध नहीं रहा। 1952 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट, और वहाँ कांग्रेस को भी हराया और हिंदू महासभा को भी हराया और इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए। मेरा जन्म 28 फरवरी 1947 को हुआ और देश आज़ाद हुआ। उसके बाद देशी रियासतें शामिल की गई भारत में सरदार पटेल साहब के, और फिर जागीरदारी एबोलिशन एक्ट आया और जागीरदारी हम खत्म समाप्त हुई। लेकिन मेरे पिताजी शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने 1941-42 में ही छुआछूत के खिलाफ एक कदम उठाया और हमारे राहुगढ़ किले में जितने भी हमारे मंदिर थे उन मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश करने का अधिकार दे दिया। ऐसा व्यक्ति कभी जनसंघ और के साथ हो सकता है कि? तो जनसंघ और आरएसएस के लोग झूठा प्रचार करने में वो आपको भी प्रभावित उन्होंने कर दिया कि वो जनसंघ में थे, कभी जनसंघ में नहीं पढ़ा, इसलिए हमने आज बिल्कुल वो गलत लिखा भी वो नहीं है, लिखा भी उन्होंने होगा क्योंकि वो कहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और सब फर्जी काम करना उनकी एक आदत में शुमार है, क्योंकि उनकी बुनियाद ढोंग,
फर्जीवाड़े पर ही उनकी बुनियाद भी है। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे करीब 4 साल 7-8 महीने का मैं रहूँगा, मुझे बोर्डिंग में भेज दिया। और उस समय इतने छोटे बच्चे कभी बोर्डिंग में जाते नहीं थे, तो मैं पहला बच्चा था बोर्डिंग में जो उस उम्र का पहुंचा था। 4.5 साल की उम्र में मैं फरवरी 1952 5 साल लगभग मैं ये समझिए कि 4.25 साल के आसपास जनवरी फरवरी में कर दिया था। और तभी से मेरा जीवन राहुगढ़ में नहीं बीता, बोर्डिंग में बीता। उसके बाद फिर 1962 दिसंबर में मैंने सीनियर केम्ब्रिज से पास किया, अच्छा फर्स्ट क्लास आया। फिर इंजीनियरिंग में मैंने इंदौर में एडमिशन लिया, क्योंकि मैं गेम्स का शौकीन था। स्क्वॉश में नेशनल लेवल पर भी खेलता था। सेंट्रल इंडिया स्क्वॉश का मैं लगातार 6-7 साल मतलब जीतता रहा एक टूर्नामेंट। तो वहीं मैंने GSTI में मुझे एडमिशन मिल गया और इंदौर यूनिवर्सिटी को मैं क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और टेनिस में रिप्रेजेंट करता था। फर्स्ट ईयर में मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। उसका कारण ये रहा कि यूनिवर्सिटी खेलता था, कॉलेज खेलता था, तो जो लिस्ट टंगी कि जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, उसमें मेरा नाम भी था। तो प्रिंसिपल SM दासगुप्ता, डॉक्टर दासगुप्ता हुआ करते, जो IIT पवई से लेकर यहाँ आए थे। मैंने डायरेक्टली उनके पास पर्ची भेजकर मैं उनके जाके मिला, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। मैंने कहा सर, मैं आपके कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है तो और किसी कारण से नहीं है, आप लोग के उसमें रिप्रेजेंट करता रहा, तो कहने लगे तुम ये मत समझो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम आसानी से पास हो जाओगे। मैंने कहा मौका तो दीजिए, इम्तिहान में बैठने का अवसर तो दीजिए। तो उनका ठीक है जाओ। उन्होंने मुझे इम्तिहान में बैठने का मौका दे दिया और लगातार पहले फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक, फाइनल ईयर तक मुझे हमेशा फर्स्ट क्लास मिला। और फिर उन्होंने कभी अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो कभी पूछा नहीं बाद में। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए US में इलिनॉय यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर दिया था। 67 में मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं फाइनल ईयर में था। तो उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि लक्ष्मण सिंह मुझसे 8 साल छोटे हैं। एक मेरी छोटी बहन, बड़ी बहनों की तो शादी हो गई थी, अब इनका ध्यान भी रखना है, तुम मत जाओ। ठीक है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री लेकर हम राहुगढ़ में रहने लगे। अब वहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी जो कुछ है वो देखभाल करते थे। ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड थी। अधिकांश ज़मीन जो हमारी जो अच्छी ज़मीनें थी वो हमारे पिताजी ने विनोबा भावे जी को सर्वोदय मूवमेंट में दान कर दी, लगभग 2000 बीघा से ज़्यादा। तो जो भी हमारे पास ज़मीन थी वो उसको डेवलप करने के लिए हमने प्रयास किया। बगीचा था, बगीचे में प्लांटेशन की, आम, नींबू और संतरे के और जामफल के। इस तरह से इसी बीच में फिर नगर पालिका चुनाव हुआ राहुगढ़ में। उसमें 3 जनसंघ के जीते, 3 कांग्रेस के जीते और 2 इंडिपेंडेंट जीते। तो 8 पार्षदों ने मिलकर ये तय किया कि उस समय ये नियम था कि किसी भी मतदाता को अध्यक्ष चुना जा सकता है बिना पार्षद चुने। तो मुझे सबने सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया, अध्यक्षता की। उसके बाद सब लोग मुझे पीछे पड़े। उस समय सम्मिलित सरकार बन गई थी, गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे, राजमाता साहब सिंधिया वहाँ की सांसद थी, गुना की। मेरे फादर ने हमेशा से कांग्रेस का सपोर्ट किया। 52 में तो खैर वो खुद लड़े थे। 57 में
वो कांग्रेस का सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी सीट रिजर्व हो गई थी रामनगर। 57 में, 62 में उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट, राम साहेब पांडे जी को सपोर्ट किया, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। राजमाता सिंधिया चुनाव लड़ी थी 62 में, उनका सपोर्ट किया था 57 में, और 62 में राम साहेब पांडे जी का किया था। 67 में चूँकि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी से झगड़ा हो गया था राजमाता सिंधिया को, तो वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी, जनसंघ से नहीं लड़ी थी, तारा छाप से। तो तारा छाप से उनको सपोर्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने, उनके डेथ हो गई 67 के बाद। उसके बाद उन्होंने जनसंघ ज्वाइन कर ली राजमाता साहब ने। तो मुझसे कहा तुम भी जनसंघ ज्वाइन कर जाओ। तो ये बात होगी 69-70। तो मेरे पास कुशाभाऊ ठाकरे जी को भेजा, सारे लिटरेचर भेजी आरएसएस की, बंच ऑफ थॉट्स और इस तरह की जो पुस्तकें हैं, गुरु गोलवलकर जी की नेशनहुड डिफाइंड, सावरकर जी की पुस्तकें छोड़ गए। इसी बीच में गोविंदारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ शिकार खेलने आया करते, तो शिकार होता था, मुख्यमंत्री के रूप में शिकार खेलने आते थे। उनको मालूम पड़ा कि मुझ पर जनसंघ प्रवेश करने के लिए प्रभाव डाला जा रहा है। फिर कैलाश सारंग जी को भेजा गया कि दौरा कराइए। तो कैलाश सारंग जी के साथ मैंने राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, नीमच का दौरा किया। लेकिन लौटने के बाद मुझे वो ठीक नहीं लगा। इसी बीच में इंदिरा जी का नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा था। तो गोविंदारायण सिंह जी ने मुझे कहा कि ठीक है, तुमने संघ की विचारधारा की किताबें तुम्हारे पास आ गई, अब तुम कांग्रेस की कुछ पढ़ो, गांधी को पढ़ो, नेहरू को पढ़ो। और फिर उन्होंने कहा कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की किताब पढ़ो। मैंने वो पढ़ी। बचपन से मैं बोर्डिंग में रहा। बोर्डिंग में हमारे हर जाति समाज के, हर धर्म के लोग हमारे क्लासमेट थे। हॉस्टल में साथ रहते थे, खेलते कूदते थे, बड़े हुए उनके साथ। तो मुझे ये बात को समझ में नहीं आई कि भाई ये एंटी मुस्लिम जो माहौल उन्होंने अपनी विचारधारा का बनाया है, मैं उससे सहमत नहीं। और ये बात आके मैंने राजमाता सिंधिया को बताई। माधवराव जी सिंधिया उस समय जनसंघ से MP बन गए थे। मैंने कहा मैं जनसंघ तो नहीं जाऊँगा, कांग्रेस में जाऊँगा। तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये कहते हैं कि हमने RSS में शाखा में ले गए थे। हाँ, एक बार शाखा में मुझे निमंत्रित उन्होंने किया, जैसे करते हैं ना, तो मुझे एक बार ले गए थे और फिर उनके साथ दौरा वौरा भी मुझे कराया। लेकिन मुझे कभी विचारधारा उनकी ना कभी समझ में आई, ना मैं उससे प्रभावित हुआ। तो आप फिर अगर राजमाता का समय, जब राजमाता चूँकि लगातार आपके परिवार से मतलब उनसे जुड़ाव रही, तो जब आपने जब कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया, राजमाता तब तक फिर जनसंघ और फिर जनता पार्टी की तरफ बढ़ गई, तो फिर राजमाता ने फिर कभी दोबारा कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, उन्होंने सम्मान के भी रखा। और मैं तो इस बात को कह सकता हूँ कि मुझे उन्होंने जिस प्रकार से पुत्र को सम्मान दिया जाता है, वैसा सम्मान उन्होंने मुझे दिया। यही था कि हाँ, वो उस समय फिर इमरजेंसी हो गई। इमरजेंसी पीरियड में प्रकाशन सेठी चीफ मिनिस्टर बने। मैं कांग्रेस में बन गया था। पहले जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना, उसके बाद PCC में डेलीगेट बन गया। और प्रकाश चंद्र जी सेठी का बड़ा समर्थन मुझे मिला। और वो गुना दौरे में आए तो राघवगढ़ आए मेरे घर पे खाना खाने के लिए। तो तब से मेरा उनसे संबंध अच्छा हो गया। तो जब ये इमरजेंसी आई तो इनकी सबकी गिरफ्तारी हुई। राजमाता सिंधिया को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। माधवराव जी नेपाल चले गए और इनको पचमढ़ी में रखा गया। मैंने
राहोगढ़ विधानसभा को मुझे मैंने प्रयास शुरू कर दिया था कि इसको रिजर्वेशन से निकाला जाए। उसका स्टडी भी मैं कर रहा था और उसके माध्यम से मैंने उसको 1977 में उसको जनरल कैटेगरी में ले आया। 1972 का इलेक्शन मैं नहीं लड़ पाया क्योंकि अंडर एज था करीब 25 दिन से। खैर, तो उस समय मैंने राजमाता सिंधिया जी के पक्ष में सेठी जी के पास गया कि आप गलत कर रहे हो, क्यों इनको परेशान कर रहे हो। मैंने राहोगढ़ विधानसभा में किसी भी आरएसएस और जनसंघ के आदमी को गिरफ्तारी के पक्ष में मैंने एक आवेदन भी नहीं दिया और नाम भी नहीं दिया। जबकि सेठी जी पूछते तो नाम बताओ, मैंने कहा साहब मेरे पास लोगों को छुड़वाने के नाम है, बंद कराने का कोई नाम नहीं। संयोग से एक राम प्रसाद शिवहरे जनसंघ का सबसे सीनियर लीडर था राहुल का, हमारे परिवार से बहुत अच्छा संबंध उनके थे, उसको भी मैंने जमानत से भी छुड़वा लिया। और बाकी लोग जो आरएसएस के लोग थे, हमने उन सबसे निवेदन किया है भाई एक कागज़ पे लिखा दो जो भी मांग रहे, तो किसी को गिरफ्तार मैंने नहीं हुए, बॉन्ड भरवा दिए उन लोगों को। उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों में सहानुभूति भी रही कि कल इस आदमी ने हमको परेशान नहीं किया। 77 का चुनाव है, 77 में भारी विरोध था कांग्रेस पार्टी का। मेरी माँ ने कहा कि भाई तुम निर्दलीय चुनाव लड़ो, इसमें तुम कांग्रेस से मत लड़ो, बहुत लोगों में नाराज़ी है कांग्रेस में। मैंने कहा माँ लड़ूंगा तो कांग्रेस से लड़ूंगा, निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़ा और वोटिंग के 3 दिन पहले जो पुराने कांग्रेसी थे वो सब जनता पार्टी में चले गए। तो मुझे लगा कि अब ठीक हो गया। जितना एक बदनामी थी कांग्रेस की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सब चली गई जनता पार्टी में। उसका एक उदाहरण देता हूँ कि एक गांव में हमारे एक बहुत बड़ा नेता हुआ करता था, कांग्रेस का नेता। थाने की दलाली वो करे, तहसील की दलाली वो करे। तो उसने मेरे मंच का संचालन हाथ में लिया। मैंने उसके हाथ से माइक छीनकर मैंने कहा तू नीचे उतर, मंच से उसको नीचे उतार दिया। तो लोगों ने ताली बजा दी, क्योंकि उसकी वजह से लोग कांग्रेस से नाराज थे। तो वो लोग चला गया जनता पार्टी में, गांव वाले सब आ गए कांग्रेस में। इस तरह से मैं चुनाव 77 का भी जीत गया और फिर बाकी तो आप जानते हैं। तो 77 का आप चुनाव जीते, लेकिन जैसे सिंधिया परिवार की बात करें कि राजमाता तो आपको कांग्रेस में नहीं ला पाई, मतलब जनसंघ या जनता पार्टी में, लेकिन आप पे इस बात का क्रेडिट कहा जाता है कि माधवराव सिंधिया को भी आप लाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप लाए। तो जब माधवराव जी से बात करें कि जब कहा गया कि विशेष तौर पे आपको जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी थी दिल्ली से कि इनको कैसे भी करके कांग्रेस में लाना, वो क्या किस्सा? 77 में एमएलए में बना। सिंधिया जी 77 का लोकसभा चुनाव जनसंघ से नहीं लड़ी, जनता पार्टी से भी नहीं लड़ी, निर्दलीय ने, और मैं एमएलए बन गया था। तो इसमें उस समय ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी सूखा पड़ा। हम तो मैं उस समय यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बन गया था स्टेट में। तो मैंने अपने दौरा किया। सिंधिया जी भोपाल आए तो उनसे जाके मिला। मैंने कहा महाराज हमेशा से सिंधिया परिवार बुरे समय में लोगों के साथ खड़ा हुआ है। जब भी कोई तकलीफ़ होती है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, कोई बीमारी होती है, हमेशा सिंधिया परिवार ने जाके। आज जनता पार्टी की सरकार, उस समय चीफ मिनिस्टर शायद सकलेचा जी थे, कैलाश जोशी थे, उसके बाद सकलेचा जी हो गए थे। तो ये आज पूरे तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद वहाँ पे दौरा करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा नक्शा निकाला। मैंने कहा साहब आप श्योपुर से दौरा शुरू करो, श्योपुर से लेकर आप पूरा मुरैना भिंड होते हुए, ग्वालियर से होते हुए गुना अपने पहुँचो। लोगों में होना चाहिए कि आप बुरे समय उनका साथ दिए। उनका ठीक है प्रोग्राम बनाओ। हमने प्रोग्राम बना दिया
उन्होंने प्रोग्राम रिलीज कर दिया। अच्छा, ये संघ के लोग जो है ना, ये तांगे के घोड़े के समान होते हैं। इनको आसपास कुछ नहीं दिखता, केवल संघ ने जो बता दिया उसी रास्ते पे चलते हैं। उस बात को लेकर उन्होंने सिंधिया जी का, माधवराव सिंधिया जी का विरोध करना शुरू कर दिया कि आपने क्या किया इस इलाके के लिए, जो आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। सरकार ने सब कुछ किया, ये किया वो किया। तो कुछ जगह उन्होंने, एक दो जगह काले झंडे दिखाने शुरू किए। तो हमारे लोग, यूथ कांग्रेस उनका सपोर्ट किया, उनको अलग किया। इस तरह से धीरे धीरे उनको मैंने मोड़ने की कोशिश की। हमारी बातचीत भी, हमारे संबंध अच्छे रहे। फिर वो, मुझे भी खेल का शौक था, उनके यहाँ क्रिकेट खेलते थे, स्क्वॉश खेलते थे, और उस समय शिकार विकार भी अलाउड होती थी, तो उनके साथ जंगल में शिकार भी खेलते थे। तो 79 में संजय गांधी जी से मेरा अच्छे संबंध हो गए थे। 77 के बाद वो, उन्होंने मुझे बुलाया कि दिग्विजय, किस तरह माधवराव सिंधिया को अपने कांग्रेस में लाना है। जिस समय 77 के पहले इमरजेंसी में के आखिरी दिनों में संजय गांधी जी ने इंदिरा जी के माध्यम से इनको जो रिलीफ दिला सकते थे, जमीन अमीन के मामले में रिलीफ दिलवाई। तो संबंध उनके थे कि वो आने तैयार हो जाएंगे, तुम जरा उनसे कांटेक्ट करो। अर्जुन सिंह जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। उन्होंने कहा कि दिग्विजय ये करना है। हमने कहा ठीक, कोशिश करता हूँ, मुश्किल है, क्योंकि रायबरेली से इंदिरा जी के खिलाफ राजमाता साहब चुनाव लड़ने वाली थी। तो वो सिंधिया जी के पास में गया मुंबई, तो वो उनका इंडिपेंडेंट का जो उगता सूरज उनका चुनाव चिन्ह होता था, उसके उन्होंने प्रिंट वगैरह डिज़ाइन वगैरह शुरू कर दिए थे। मैं गया, मैंने कहा देखिए, उस समय तक लगने लगा था लोगों को कि जनता पार्टी सरकार गिरेगी और इंदिरा जी वापस आएंगे, एक माहौल बन गया था। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए महाराज, आप यंग हैं, भविष्य आपका है, ये जनसंघ का कोई फ्यूचर नहीं है, आप कांग्रेस में आइए और देखिए महाराजा कश्मीर भी इसी में है, सब लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। जो भी पेपर्स वगैरह का मामला था वो तो अब समाप्त हो चुका, जो भी होना था हो गया, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर कांग्रेस में ही है। तो उनका कैसे करेंगे राजमाता साहब, तो जनता पार्टी में। तो मैंने कहा आप निर्णय अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन अगर आपको इंदिरा जी ने और संजय जी ने इमरजेंसी के दिनों में मदद किया, तो इतना तो हक बनता है कि आप उनसे मुलाकात तो कर लें। उनका ठीक है, मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात मैंने करवाई। अर्जुन सिंह जी, हम दोनों उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए। उनको सीधे ले जाके 12 विलिंगडन क्रेसेंट में रहती थी इंदिरा जी। उस दिन रात को बहुत देर से लौटी थी, किसी से नहीं मिल रही थी। तो अकेला माधवराव जी सिंधिया से उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद वो उस समय क्लैरिजेस होटल में रुका करते थे, क्योंकि डिस्प्यूट हो गया था वहाँ के, उनका जो सिंधिया पॉटरीज की, उस वजह से फिर इसमें इनकी चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद हमको क्लैरिज होटल में अर्जुन सिंह जी, मैं और वो माधवराव सिंधिया जी वहाँ गए। लेट इनके माधवराव जी की महारानी साहब वो भी वहाँ थी, इनकी ज्योतिरादित्य जी की मदर। बातचीत हुई तो बताया कि संजय जी ने कहा है, मुझे 1 हफ्ते का समय दिया है कि इस बारे में निर्णय करें। तो मैंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। तो इनके जो समर्थक थे ग्वालियर चंबल संभाग, उनको मैंने मैसेज किया कि भाई देखो, तुम लोगों का मामला भी फिट हो सकता है, महाराज को तैयार करो। तो 1 हफ्ते बाद वो लौट के आया कि ठीक, हमने तय कर लिया है, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जाके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और उसके बाद संजय जी ने उन्हें
राजमत अपनी मदर के खिलाफ कैंपेन करने के लिए मना दिया। रायबरेली भेजा, वो कैंपेन करने गए। खैर वहाँ से जीत के आए, उनको मिनिस्टर बने इमीडिएटली। लेकिन लगभग इससे मिलती जुलती कहानी, इसके आगे की कहानी, अपन जब सिंधिया जी के पास चलते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब माधवराव जी के निधन के बाद तो आप ही उनको नहीं, देखिए वो तो स्वाभाविक था, क्योंकि माधवराव जी सिंधिया जी के और मेरे बहुत ही वर्किंग रिलेशनशिप हमारी बड़ी प्रैक्टिकल थी, प्रैग्मेटिक थी। हाँ, हम दोनों एक ही इलाका के रहे तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस ओपिनियन होता ही है, लेकिन मैं मिनिस्टर यहाँ पे था, वो वहाँ थे, तो हम लोगों ने मिल के काम किया। उस समय में वो मिनिस्टर नहीं बने थे, मिनिस्टर बने पहली बार राजीव गांधी जी कैबिनेट में, लेकिन इम्पोर्टेंट थे और नेहरू गांधी फैमिली के बड़े निकट हो गए थे, संजय गांधी के बड़े निकट हो गए थे, हम सबको इंस्ट्रक्शन का था। और उनके जितने ग्वालियर चंबल संभाग में केवल 2-3 कांग्रेस के लोगों को टिकट मिले, बाकी सब सिंधिया जी के लोगों को टिकट दे दिया गया। अब सारे कांग्रेसी मुझसे नाराज हो कि यार तुमने ये क्या किया दिग्विजय, हम लोगों के टिकट कटवा दिए, सिंधिया कांग्रेस बना दिए। मैंने कहा भाई क्या करे, संजय गांधी जी का हुक्म था। अनफॉर्चुनेटली सिंधिया जी उसमें संजय जी का एयर क्रैश में देहांत हो गया और अर्जुन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री बन गए 1980 में, उनकी कैबिनेट में मैं आ गया। तो माधवराव जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे और उसी तरीके से मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, आज माधवराव जी सिंधिया होते तो कभी भाजपा में नहीं जाते और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। तो इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम लोगों ने सिंधिया से राज, और इसी बीच में माधवराव जी सिंधिया के संबंध राहुल जी, सॉरी इंदिरा जी, संजय जी के बाद राजीव जी, सोनिया जी, इनके परिवार के साथ बड़े निकट के संबंध हो गए थे। जब निकट के संबंध हो गए थे तो एक पारिवारिक रिश्ता बन गया था। तो स्वाभाविक है कि जब उनका दुखद देहांत हुआ, हम लोग सब उसमें उस दुख में हम लोग शामिल थे ही। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अच्छे योग्य व्यक्ति थे, स्टैनफोर्ड से मास्टर्स करके आए थे, उनको इसमें शामिल किया गया। और जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। और मैं जब मुख्यमंत्री नहीं भी था उस समय माधवराव जी के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब तक मुख्यमंत्री रहा तो मेरे घर पे आके रुकते थे, सीएम रेसिडेंस। कहा गया को मतलब उनकी माता जी ने कहा था कि ट्रेनिंग लो, ऐसी कुछ कहानी है क्या? यही कहा था कि भाई इनकी मदर से माधवी राजे महाराज के से उनकी बड़ी कृपा रही मुझ पर, और मेरी को थोड़ा सा उन्होंने ये कहा कि देखो, मुझे राजा कहती थी, हालांकि राजा महाराजा मैं तो उसको विश्वास करता नहीं हूँ कि राजा, ये बाल कहते थे उनको कि बाल को तुमको सिखाना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। मैंने कहा पूरा करूँगा, कोई बात ही नहीं। उस समय सीएम था मैं, तो मेरे घर पे आके रुकते थे और पूरा मैंने उनका सहयोग किया उस वक्त। उसके बाद जब मैं सीएम नहीं रहा तो थोड़ा सा लोग बाग थोड़े फितरती तो होते ही, उन्होंने मेरे और ज्योतिरादित्य जी के बीच में, और मेरे 2004 के बाद थोड़ा सा ये था, कांग्रेस नहीं जीत पाई थी तो लोगों को मौका मिल गया इनके कान भरने का। लेकिन कभी भी माधवराव जी सिंधिया जी के साथ मेरा कहीं किसी विषय पर कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, हम लोग मिलकर काम करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी मैंने हमेशा उनका साथ दिया। तो एक बार क्या हुआ कि मैं मेरे ऊपर, मैं आरएसएस के खिलाफ बोलते ही तुमको मालूम है, विशेषकर 2002 के बाद से, क्योंकि 2002 के अंदर मेरे पास ये प्रमाण मुझे मिला कि एक तो बॉम्ब रिकवर हुआ भोपाल स्टेशन पर, जो यहाँ के जो
जो मुस्लिम्स का एक मेला लगता है बहुत बड़े पैमाने में, इज्तिमा के समय स्टेशन पर एक बॉम्ब मिला, उसको उन्हें यूटिलाइज कर लिया। इसके बाद मऊ में मेरे कार्यकाल में एक मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाने के बाद बीजेपी के लोगों ने मुसलमानों के घर जलाए। उसको मैंने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम डाली, और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के माध्यम से जब जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि सुनील जोशी, जिसके बाद में मर्डर कर दिया गया, वो और उसके साथ कुछ और लोग एक फार्म हाउस पर ये लोग बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देते थे, और इन्होंने ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। उस बात को मैंने उजागर किया, और मैंने एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया कि आरएसएस जो है हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराती है। मैंने शुरू से ही एक आइडियोलॉजिकली मैं गांधीयन नेहरूवियन पॉलिसी को मानता रहा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो SC ST का रिजर्वेशन है और जो OBC का है, उसके हमेशा से मैं पक्षधर रहा हूँ। कई बार अपर कास्ट के लोग मुझसे कहते भी थे कि तुम अपर कास्ट के हो, क्यों इसमें ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ, उस समय भी कन्विंस था और आज भी और तो ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि इस देश में सनातन धर्म की परिभाषा गलत ढंग से भाजपा और RSS और विश्व हिंदू परिषद ये जो चला रहे हैं, ये सनातन धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म जितना एक लिबरल है, जियो और जीने दे जो उसका मानसिकता है, जो कि सर्वधर्म संभाव की मानसिकता है, उस बात को लेकर ये चलते रहे। तो उसके बाद मैंने हमेशा से इसका विरोध करता रहा। मेरी लड़ाई आज किसी पद की नहीं है, किसी पर्सनल उसकी बात नहीं है। 10 साल में जब मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद जब मैंने छोड़ा, पूरी भाजपा पूरी संघ मेरे पीछे पड़ गई कि इसके खिलाफ कुछ ढूंढो। कुछ नहीं पकड़ पाए, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो था, कोई निर्णय मैंने लिए नहीं, ना फाइल पे मैंने कोई दस्तखत किए, तो उसमें बचा रहा। और 3 मेरे खिलाफ कुछ केसेस उन्होंने बनाए। उसमें एक तो ये था कि मैंने रीवा के कुछ ब्राह्मणों को नियुक्ति दे दी थी। दूसरा एक वहाँ पे देवास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑक्शन की थी ज़मीन, उसके बारे में, और एक मॉल की पॉलिसी हमने बनाई थी उसके बारे में। तो उसमें कुछ बात होनी नहीं। CBI की इन्वेस्टिगेशन भी इन्होंने करवाया, लेकिन उसमें कुछ, तो इस बात को लेकर हमेशा से ये लोग मेरे खिलाफ माहौल बनाते रहे, जिसकी वजह से आपने खुद ने कहा कि आप जनसंघ में चले गए नहीं। इसलिए आज मेरी लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, विचारधारा की है। लेकिन दुर्भाग्य से 2019 में जब ज्योतिराज सिंधिया जी चुनाव हारे, तो बहुत डिप्रेशन में चले गए। उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि एक KP यादव जिसके पिता उसके वर्कर थे और वो उनका खास पैर छू के जिला था, वो कभी उनके खिलाफ होकर चुनाव उनको हरा देगा, और वो भी 1.5 लाख से। तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, बहुत डिमोरलाइज थे। उसी माहौल में थोड़ा बहुत जिस तरह का उनको लगता था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि किसी विरोधाभास पॉलिटिक्स में हैंडल करना भी एक कुशल राजनीति होती है। उसमें हमारी कहीं ना कहीं कमी रही। तो वो कुशलता में कमलनाथ जी की कमी रही कि सामूहिक? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। अब आपको याद होगा 93 में मैं CM बना, अर्जुन सिंह जी का नरसिम्हा राव जी से विवाद हो गया। वो कांग्रेस छोड़ के तिवारी कांग्रेस उन्होंने बना ली। अब हमारे पास अर्जुन सिंह जी के समर्थक तो थे ही, करीब 90 से ज़्यादा विधायकों ने, 173 में से 90 विधायकों ने दस्तखत मुझे करके दिए कि साहब अर्जुन सिंह जी का साथ हमको देना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, सब साथ हमको देना ही चाहिए, लेकिन फिर सरकार अपनी नहीं बचेगी, इसलिए पहले अर्जुन सिंह जी से अपने को बात करना चाहिए कि वो नरसिम्हा राव जी से मैं लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन उनसे एक बार बात करना जरूरी है कि अगर वो वापस ले लें अर्जुन सिंह जी को, तो हमारी समस्या हल हो जाएगी, दोनों मिलकर काम करें।
तो उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं, पर अर्जुन सिंह जी ने मना कर दिया कि नरसिम्हा राव जी के साथ वो कभी काम नहीं करेंगे। मैंने कहा अपने पास विकल्प क्या है, तो सब लोगों को मैंने हर 3 महीने में 6 महीने में दिग्विजय सिंह की सरकार जा रही है, सरकार जा रही है, सरकार जा रही है, लेकिन सरकार 10 साल तक चली। इसलिए चली कि मैंने सबको अपने अपने एरियाज़ में इंटरफेयर करने के बजाय उनको मजबूत किया। चाहे सिंधिया जी हो, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, चाहे श्यामाचंद जी विद्याचरण जी हो, चाहे वोरा जी हो, चाहे माधवराव सिंधिया हो, सबको, चाहे कमलनाथ जी हो, सबको मैंने अपने अपने इलाका में डिस्टर्ब नहीं किया। कारण ये है कि मध्य प्रदेश ऐसा एक स्टेट है जहाँ अलग अलग कल्चर है, अलग अलग उनकी भाषा है, डायलेक्ट है, और उसमें हम लोग, अगर हमारे ऐसे लोग जिनकी पीढ़ी बीत गई कांग्रेस में, उनकी लीडरशिप को क्यों चैलेंज करें। इसलिए मैंने अपने आप को हमेशा से वन अमंग्स द इक्वल माना। मैंने यही नहीं कहा कि मैं ही लीडर हूँ, उस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके मुख्यमंत्री बनने का समय, उस समय आप सांसद थे, जब आपको मुख्यमंत्री, उस समय भी अर्जुन सिंह जी भी स्वाभाविक तौर से दावेदार होंगे, माधवराव सिंधिया जी, अर्जुन सिंह जी नहीं। तो आपका नाम अचानक से कैसे आया और आपको कब खबर मिली? ऐसा है, मैंने कभी अपने आप को चीफ से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जब बहुमत मिला तो मुझसे पूछा गया। मैंने कहा भाई देखिए, ये विधायक दल को तय करना है, और विधायक दल के जब तय करना है तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष एक नेचुरल कैंडिडेट होता है। अगर विधायक दल मुझे बहुमत देता है तो मैं मुख्यमंत्री बनने तैयार हूँ। ये कब मैंने किया, जबकि हमको बहुमत मिल चुका था। तो उसका पार्टी ने सीधा आपका नाम भेजा कि विधायक दल से वोटिंग हुई। श्यामाचरण शुक्ला जी और मेरे बीच में वोटिंग हुई, और श्यामाचरण जी से मैं तो बात करता हूँ कि 1972 में वो चीफ थे जब मैं कांग्रेस में आया, और उनका बहुत बड़ा श्रेय मुझे कांग्रेस में लेने का। और मेरे श्यामाचरण जी शुक्ला जी के परिवार से बेहद अच्छे रिश्ते थे, आज भी हैं। आज भी अमितेश और उनका बेटा भवानी, ये लोग बिल्कुल मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो हम दोनों के बीच में चुनाव हुआ और मुझे ज़्यादा समर्थन मिला, मैं मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन उसके बाद मैंने सबको अपने अपने इलाके में जितना मैंने महत्व दे सकता था मैंने दिया। यहाँ तक कि श्रीनिवास तिवारी जी और अर्जुन सिंह जी की काम नहीं पड़ती थी, दोनों एक ही इलाके के थे, मध्य प्रदेश के थे, लेकिन मैंने दोनों का सम्मान करा। और बिना अर्जुन सिंह जी को बताए मैंने श्रीनिवास तिवारी जी को विधानसभा के अध्यक्ष के लिए तैयार किया। और एक बात मैं कह सकता हूँ कि 10 साल तक वे अध्यक्ष रहे, कहीं मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई, और वो बड़े एक ग्रास रूट पे काम करने वाले व्यक्ति थे। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, अर्जुन सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी जी बेहद पॉलिटिकल लोग थे, और वो हमेशा से जब भी कोई दिक्कत आती थी तो बैठ के बात करके निपटा लेते थे। तो मैं हमेशा इस बात को कहता था कि भाई इन दोनों बड़े लीडर्स के बीच में मत पड़ना, ये दोनों को सपोर्ट करो, और कोई दिक्कत आए तो इन दोनों को सुलझाने दो मामला। 98 के जब टिकट बट रहे थे तो फतेहदार जी, मैंने उस समय सोनिया जी अध्यक्ष बन गई थी, मैंने कहा आप पूरे रीवा डिवीज़न को, फतेहदार जी के संबंध दोनों से बहुत अच्छे थे, तो आप उनको सौंप दो ये काम, तो वो दोनों को बैठा के जो सूची बनाएंगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वहाँ सफलता भी हमको मिलेगी। बात वही है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स विचारधारा के साथ रास्ते पे चलते हुए एक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं को समझते हुए किसी को अपमानित मत होने दीजिए, उसको सम्मान के साथ जोड़ के रखिए। और थोड़ा बहुत होता है तो आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है। कई ऐसे इश्यूज थे, हर ज़िले में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो कोई भी बात होती थी मैं लोगों को बैठा के सामने बैठा के बात कर देता था कि भाई एक तेरी बात मान ली, एक तेरी बात मान ली, अब ज़्यादा झगड़ा मत करो, सरकार चलानी है। तो चल गया मामला, तो अंदर तो चल गया। विपक्ष के नेताओं से भी आपके उतने मतलब संबंध, हमें कुछ लोगों ने मतलब पुराने लोग बताते हैं कि सीएम हाउस से गाड़ी उतर के और सीधे नेता प्रतिपक्ष के यहाँ चाय पीने चली जाती थी। ऐसा नहीं है। विक्रम वर्मा और हम उम्र रहे, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वो क्रिश्चियन कॉलेज में थे, और वो अभी एबीवीपी में थे, और उनके गुरु
महेश जोशी जी हमारे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेता थे। तो विक्रम से मेरे बहुत निजी संबंध है, आज भी हैं। और उनके हमेशा हर प्रोग्राम में, हर पारिवारिक प्रोग्राम में मैं जाता हूँ और उनके बच्चों से, भाभी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो वो विपक्ष के नेता चुने गए। उस समय विपक्षी नेता जब चुने जा रहे थे तो मैंने पटवा जी से कहा, पटवा जी आप गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, आप विक्रम को सपोर्ट करें, वो ही नेता बनेगा। तो उसमें बात चल गई थी, 2 बीजेपी हो गई है, एक बीजेपी सेंटर की और एक बीजेपी डी हो गई है। हालांकि विक्रम वर्मा जैसा कमिटेड आदमी मैंने नहीं देखा, बहुत कमिटेड तरीके से उसने कभी समझौता नहीं किया। मेरे तो सबसे अच्छे संबंध बाबूलाल गौड़ साहब से रहे, बाबूलाल गौड़ से संबंध रहे, पटवा जी से बहुत अच्छे संबंध रहे। पटवा जी को तो जब भी, असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जब भी उनको दाल बाफले खाने होते थे तो मुझे फ़ोन करते थे, यार तुम बहुत दिनों से खाने नहीं आए दाल बाफले, क्योंकि बाई जी उनको खाने नहीं देती थी। तो मैं कहता था अच्छा पटवा जी मैं फला देता हूँ, क्या बाई जी से कहो दाल बाफले बनाए। तो वो कहते देखो उनको दिग्विजय सिंह बाफले खाना आना चाहिए। तो सबसे मेरे युवा भारती से मेरे बड़े अच्छे संबंध है, सबसे आज भी है। ऐसा कि मैंने कोई पॉलिटिकल लड़ाई किसी से, मतलब निजी लड़ाई नहीं लड़ी। हाँ पॉलिटिकल लड़ाई मैं लड़ता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय से आज भी मेरे संबंध है। प्रहलाद, हाँ एक बात है मैं इसको ओन अप करूँगा, प्रहलाद पटेल के साथ मैंने अन्याय किया। कारण ये था कि मेरे गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी और इनके गुरु का बहुत 36 का आंकड़ा था, उसकी वजह से मुझे वो सब करना पड़ा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज इसको प्रहलाद पटेल जी को बधाई दे, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। आज हमारे उससे बेहतर संबंध है। यहाँ तक कि मेरी जब नर्मदा परिक्रमा हुई तो वो पति पत्नी दोनों मुझे मिलने के लिए आए। तो ये उनका बड़प्पन है। लेकिन जब आपका 2003 तक जब सरकार चली, 10 साल चली, जब सरकार का आखिरी समय था, तब आपको स्थिति कुछ लगी थी कि कुछ डावाडोल है 2003 के चुनाव में जाने के पहले? देखिए बात ये थी कि वो छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन की भी उसी से जुड़ी कुछ कहानी। ऐसा था कि मध्य प्रदेश राज्य में हमेशा से छत्तीसगढ़ से अधिकांश हमारे कांग्रेस जीतते आते थे। मध्य भारत का जो इलाका था मध्य प्रदेश का, यहाँ पे उतने समर्थक नहीं था, क्योंकि सारा कांग्रेस का मूवमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ। मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल ये देशी रियासतों का इलाका था, और देशी रियासतों में कांग्रेस का बहुत बड़ा मूवमेंट कभी नहीं रहा। इसलिए ये थोड़ा सा एक हमेशा से यहाँ कमज़ोर जनसंघ यहाँ स्ट्रांग रही है और कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग रही। तो उस समय हम लोगों ने मैंने हमेशा से, मैं तो कहूँगा मुझे जितना समर्थन छत्तीसगढ़ से मिला उतना समर्थन मध्य भारत से कभी नहीं मिला। यहाँ तक भी जब मेरा चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ के श्यामाचरण शुक्ला जी, लेकिन अधिकांश छत्तीसगढ़ के विधायकों ने मुझे वोट दिया, समर्थन दिया। तो छत्तीसगढ़ जब हमारा वादा था 1993 में, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, 98 में था, तो वो हमने पूरा किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि इम्बैलेंस हो गया बिजली का मामला, सारे पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में और कंज्यूमर सब यहाँ पर। उसकी वजह से बिजली में बहुत संकट आया, उसकी वजह से मुझे काफ़ी बदनामी का झेलना पड़ी। साथ में SC ST का मैंने प्रमोशन में भी आरक्षण कर दिया था, जिसकी वजह से सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपर कास्ट के उनको काफ़ी दिक्कत आई और सुपरसीड कर दिया गया SC ST के अधिकारी कर्मचारियों ने। उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। तीसरा, जो हमने लैंड अलॉटमेंट किया SC ST के, उसी वजह से गांव में थोड़ी दिक्कत आई और मैंने स्ट्रांगली उसके पक्ष में काम किया। जिन लोगों ने उनकी ज़मीन पे कब्जा किया उनके खिलाफ मैंने सख्ती से कार्रवाई की। तो ये माहौल उसके खिलाफ बन गया था। तो मुझे लग तो रहा था मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन उसी समय ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई और वो उस समय हमारी किसी की ट्रेनिंग थी नहीं। जो पोलिंग पार्टी थी वो सारी की सारी एंटी दिग्विजय सिंह थी। तो एंटी दिग्विजय सिंह होने के नाते कि उन्होंने कहा ये दिग्विजय सिंह जो है जो SC ST को बहुत मदद करता है और
मुसलमानों को सपोर्ट करता है। उसकी वजह से पूरी अधिकांश कर्मचारी जो पोलिंग पार्टी के थे उन्होंने अपने बटन दबा दबा के एक एक उन्हीं के पास मशीन रहती थी 48 घंटा, तो या तो पहले या बाद में, क्योंकि हमारे वर्कर्स ट्रेंड नहीं थे, तो उसकी वजह से मुझे समर्थन नहीं मिल पाया। उस चुनाव में कहा गया कि उमा जी ने राघवगढ़ से शिवराज जी को भेजा चुनाव लड़ने के लिए कि उनको घेर लिया जाए, तो उसका कुछ असर आप मानते कोई असर? कोई असर। आप पूरे प्रदेश में रहे? मैं पूरे प्रदेश में घूमा, मैं तो रात को आखिरी 1-2 दिन प्रचार करने जाता था जी। राघवगढ़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद जो आप आफ्टर दिग्विजय सिंह आपने फिर प्रतिज्ञा ले ली कि 10 साल कोई पद नहीं लेंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर 2003 से लेके 2023 तक के जो चुनाव हुए, बीच में एक बार सरकार आपकी जैसे तैसे बनी। ये 20 साल मतलब ऐसी क्या स्थिति रही कि लोग भाई भाजपा वाले तो कहते कि भाई ये बंटाधार वाला तमगा हमारा 10-20 साल चलेगा, 20 साल चल गया और चलेगा, तो फिर वो क्या दिक्कत है? ऐसा था, दोबारा उतनी वापसी क्यों नहीं हो पा रही कांग्रेस? बात ये है 2006 में मेरी शिकायत की गई हमारे कांग्रेस के लोगों ने सोनिया जी से कि दिग्विजय सिंह जो हैं इनको आप मध्य प्रदेश से अलग रखिए, और मध्य प्रदेश से अलग रख के जब तक वो नहीं रखेंगे हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो मैडम ने मुझसे कहा कि दिग्विजय तुम थोड़ा सा AICC पूरे उनको मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था, आंध्रा कंबाइंड आंध्रा का, उड़ीसा का, फिर बाद में यूपी का भी बना दिया, फिर वहाँ के बिहार का भी मुझे बना दिया, उड़ीसा, बड़ी बड़ी स्टेट्स को मुझे दी, और पूरा विश्वास वो करती थी। उनका बात मैंने मान ली, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जब तक PCC तुमसे ना कहे तुम मध्य प्रदेश का दौरा मत करो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने दौरा करना बंद कर दिया। केवल दौरा करना ही बंद नहीं किया, मैंने विधानसभा में किसको टिकट दिया जाए इसके पैरवी भी मैं नहीं करता था। भाई जिसको आपको टिकट देना दो, मुझे क्या है। तो जब 8 में हार गए, 8 में तो जीतना हमारा एक बड़ी आसान था, क्योंकि उस समय उमा भारती तो सरकार तो उन्होंने पार्टी दूसरी बना ली थी, लेकिन उस समय भी हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए। कारण जो भी रहे उसका तो विश्लेषण किया ही होगा। फिर मुझे लगा कि यार 2008 भी हार गए, 13 भी हार गए, तो कुछ करो। तो क्या करें? नर्मदा परिक्रमा करो। तो मैंने अमृता से कहा, दुर्भाग्य से मेरी स्वर्गीय पत्नी आशा का निधन हो गया था, तो उसके बाद जो शून्यता आती है जीवन में, मेरी जीवन में भी आई। मैंने अमृता से मुलाकात की और वही तो मैंने उससे शादी कर ली। उसको भी मैंने कहा तुम चलना चलो। अच्छा, उसने राज्यसभा टीवी में काम करती थी, लेकिन जब राज्यसभा टीवी में कब्जा भाजपा का हो गया तो उसने इस्तीफा दे दिया। तो उसने कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकती। तो ठीक है, तो मैंने कहा पैदल चलना पड़ेगा, उनका चलेंगे, और नहीं चल पाया तो गाड़ी में बैठ जाएंगे। चलो, तो वो चली साथ में, पूरा समय चली, और उसको बुखार में चली, बरसते पानी में चली, सर्दी में गर्मी में चली। तो उसकी वजह से, और फिर हमने पुराने जितने कांग्रेसी हमारे नेता जो घर बैठ गए सब बाहर के निकल के आ गए। फिर महेश जोशी जी के निर्देशन में हमने पंगत में संगत करी, कमलनाथ जी अध्यक्ष बन गए थे, तो उससे सारे लोग कांग्रेसियों को जोड़ दिया, तो जीत भी गए। अब दुर्भाग्य सरकार नहीं चल पाई, क्या किया। लेकिन फिर 2023 में भी वही स्थिति बनी। 2023 में देखिए, ऐसा एक बात है सचिन, मैं रहूं ना रहूं, एक दिन ये बात साबित होगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ये मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेशन इन्होंने शुरू किया है 2012 के बाद। पहला मैनिपुलेशन किया था गुजरात में 2012 इलेक्शन, फिर उन्होंने 2014 में किया, 19 में किया, और ये मैनिपुलेशन जो है ये वीवीपैट मशीन के आने के बाद बढ़ गया है, क्योंकि वीवीपैट मशीन में सिंबल आइडेंटिफाइड होता है, और जब सिंबल आइडेंटिफाइड है तो आप किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को ये संदेश दे सकते हैं कि साहब आप इतने वोट जो डल रहे हैं उसमें से इतने वोट इसकी तरफ डाल दीजिए। ये बड़े सॉफ्टवेयर में किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप पूछ सकते हैं, और वही हो रहा है। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ कि
2023 का इलेक्शन में मेरा अंदाज़ा था हमको 132 सीटें मिलेंगी, और उस समय आप देख लीजिए कि 10,000 वोट का इधर उधर होने से 20,000 का फर्क पड़ता है। तो लगभग हम लोग 66 प्लस 136 माइनस 66 जितनी सीटें बचती हैं, 70 सीटें, वो हम लोग 20,000 से कम से हारे। दूसरा ये भी आप देखिए कि पोस्टल बैलेट में 230 में से 199 में हम लोगों को लीड मिली है कांग्रेस में। पोस्टल बैलेट में कौन वोट डालता है? सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, अपने आर्मी के लोग, बुजुर्ग लोग, विकलांग लोग। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उनका पोस्टल बैलेट का मत और मशीन का मत में इतना फ़र्क हो जाए। अगर 230 में से 199, 199 आउट ऑफ 230 हमको लीड दे रही है, तो ये मशीन के चुनाव में हम कैसे हार गए? और मेरा तो अब इतना ही कहना है कि आप एक नागरिक के रूप में मेरे अधिकार हैं कि मेरा नाम जो है, नागरिक मैं हूँ भारत का, मेरा नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। दूसरा अधिकार है कि मैं जिसको वोट देना चाहूँ वो वहाँ वोट जाए। और तीसरा मेरा अधिकार है कि जहाँ मैंने वोट दिया वहाँ गिरे। और चौथा है कि मेरे वोट की गिनती होना चाहिए। ये चारों अधिकार जो है आज की हालात में हमें विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से नाम काटे जा रहे हैं, आज ही मैंने देखा राघोगढ़ में हमने सर्वे करवाया। राघोगढ़ केवल विधानसभा में 21,000 वोट फेक पाए गए, हमने फर्जी पाए। ये हमारी गलती रही, हम इस पे ध्यान नहीं देते थे। और अभी तो पूरी हमारी हाउस टू हाउस सर्वे हुआ नहीं है, प्रोग्रेस में है। अब आप समझ सकते हो कि 21,000 वोट जो है फर्जी वोट है, वो किसको गया होगा? हमको तो आया नहीं है। आप समझ सकते हो कि एक तरफ जयवर्धन 18 में जीतता है करीब 35-36 हज़ार से, और घट के हो जाता है 4,500। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़। बस कुछ और सवाल छोटे छोटे कि एक आपके प्रभार को लेके एक बड़ा पॉजिटिव एक दो रहा और एक नेगेटिव रहा। जब आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने लोकसभा के चुनाव में 2009 में, आपने अप्रत्याशित सफलता मिली। फिर एक बार जब आप गोवा के प्रभारी रहे, वहाँ सरकार नहीं बन पाई। लेकिन भूल जाइए, ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी 6 सीटों से हम लोग 17 सीटें पहुंचे। लेकिन भाजपा वालों ने एक बड़ा माहौल बनाया कि दिग्विजय सिंह जी गोवा घूमते रहे और सरकार नहीं बन पाई। बेकार बात ऐसा है, आप वहाँ का रिजल्ट उठा के देखिए। भाजपा को मिली 13 सीट, हमको मिली 17 सीट, जबकि उसमें सरकार भाजपा की थी। 6 सीटें जब मैं वहाँ का चार्ज मिला तो 9 सीटें गोवा की थी, घट के 6 रह गई थी। उस समय हमने ऑर्गेनाइज किया और लोग वहाँ कहते थे आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई और जो उनका सीएम कैंडिडेट था उसकी भी जमानत जब्त हुई। तो 6 सीटों से बढ़ाकर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 17 सीटें मिली। ये असफलता है क्या? आप बताइए, ये तो रिकॉर्ड है। अब उसके अंदर ये हुआ कि हमने जिससे गोवा फॉरवर्ड के विजय सरदेसाई साहब से हमारा गठबंधन करने का मेरा प्रस्ताव था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पीठ पीछे वहाँ के तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने, उन्होंने उस सीट पर जहाँ स्वयं विजय सरदेसाई चुनाव लड़ रहा था, वहाँ उस यूथ कांग्रेस के लड़के को टिकट दे दिया, जिसने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आके दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया। उसको टिकट उसने बी फॉर्म दे दिया। उसकी वजह से हमारा वो संतुलन बिगड़ गया। और वो लोग उनके 5 चुनाव लड़े हो, 5 सीटों पे 4 वो लोग जीत के आए। तो हम तो वैसे ही हमारे पास बहुमत हो जाता, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए वो एक गलती जो रही, जबकि गलत होना नहीं चाहिए था। मेरे साथ धोखा हुआ तुलनात्मक तौर पे। बस और उसके बाद भी हम लोग विजय सरदेसाई तैयार हो गए थे। वो ये चाहते थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पे एक जो
पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको वहाँ से उनको कांग्रेस के उनको बनाया जाना चाहिए। तो उनकी हमने राहुल गांधी जी से बात भी करा दी थी। केसी वेणुगोपाल मेरे साथ थे, रात को 2:30 बजे उनसे बात हमने कराई और उसके बाद घर आए और सुबह 6 बजे मालूम पड़ा कि वो सब लोग गायब हो गए। रात को नितिन गडकरी जी आए और नितिन गडकरी जी ने जो भी समझौता किया उसमें उसके बाद उनको ढूंढते हम रह गए और वो लोग शाम को जाके भाजपा को समर्थन कर आए वो लोग। तो वहाँ धोखा हुआ हमारे साथ। तो इसलिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जनरल सेक्रेटरी का भाजपा कितने मुझे कह दे हमेशा बेहतर रहा है। आपने इंदिरा जी से लेके राहुल गांधी जी तक लगातार आप पूरे गांधी परिवार के लगातार काम कर रहे हैं, कार्यशैली में कौन बेहतर दिखता है? देखिए, इंदिरा जी के साथ तो एक बहुत साधारण ज़्यादा विधायक या मंत्री के रूप में मैंने काम किया है। वो तो अद्भुत थी, उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। संजय गांधी जी बड़े अनुशासन प्रिय थे और बड़े सख्त लीडर थे। वो अगर उन्होंने टाइम दिया 5 बजे तो आप 5 बज के 5 मिनट पे चले तो वो आपसे नहीं मिलते थे। बहुत डिसिप्लिन के होते। दुर्भाग्य से उनका एयर क्रैश में चले गए। राजीव जी देवता पुरुष थे और एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने मुझे हमेशा से उन्होंने मुझे मौका दिया। 37 साल की उम्र में मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ये राजीव गांधी जी की देन थी और इतना सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और मैं कभी भुला नहीं सकता उनको। जहाँ तक सोनिया जी की है बात है, सोनिया जी बेहद पॉलिटिकल है और बेहद शार्प मेमोरी है उनकी। मेरे बारे में कहा जाता है इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। कई बार मुझे भी उन्होंने गलत साबित कर दिया सोनिया जी को। इसलिए वे जन्मी विदेश में लेकिन भारतीयता और भारत की राजनीति को वो बहुत अच्छी तरह से समझने लगी थी। और उनके जब उन्होंने AICC प्रेसिडेंशियल संभाली थी, केवल 2 प्रदेशों में कांग्रेस थी, एक केरला और मध्य प्रदेश। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2004 में कोalition गवर्नमेंट UPA की बनवा दी। ये उनकी बदौलत थी और उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो एक बहुत ही सफल प्रधानमंत्री साबित हुए। यहाँ तक राहुल जी का सवाल है, राहुल जी आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है और बहुत पढ़ते हैं, बहुत ईमानदार तो है ही और निडर व्यक्ति हैं। उनको कोई धमका नहीं सकता और वो जो उनके मन में आ गई तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। प्रियंका जी बहुत ही पॉलिटिकल है, बहुत अच्छी स्पीकर है, हिंदी बहुत अच्छा बोलती है, हिंदी का भाषण बहुत अच्छा देती है। तो इसलिए इस परिवार ने इस देश को जो दिया है दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे तो 3 नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल हैं। पहला तो प्रिंसिपल मेरा यही है, विचारधारा, इसमें कोई समझौता नहीं कर सकता। नेहरूवियन गांधीयन फिलॉसफी से मैं चलता हूँ। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव, इससे मैं कभी समझौता नहीं करूँगा और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में इस पर कभी समझौता मैं नहीं करूँगा। और तीसरा है मेरा समर्पण और मेरा समर्थन नेहरू गांधी परिवार के लिए, इस पर मैं कभी समझौता नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितने नुकसान हो जाए। अटल जी और मोदी जी की कार्यशैली अटल जी देवता पुरुष थे और बेहद मुझ पे उनकी कृपा थी। उन जैसा व्यक्ति तो होना बड़ा मुश्किल है और ऐसे अनेक किस्से हैं, उनको तो फिर कभी बताऊंगा आपको मैं। लेकिन अटल जी जो व्यक्ति थे और मोदी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अटल जी की बात मान ली होती तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं रहते। वो तो अडवाणी जी ने उनको बना लिया अटल जी को, नहीं तो वो तो बहुत नाराज थे। तो अटल जी के बाद अगर बात करें, जब भाजपा में जिस प्रकार की बात, अगर अटल जी रहते तो ये कभी प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार भी नहीं बन सकते थे नरेंद्र मोदी जी। वो तो अडवाणी जी उनके झांसे में आ गए, अब पूरा देश झांसे में आ गया। विपक्ष के और जो नेता हैं, लालू जी, मायावती जी, काशीराम जी, इनसे भी आपके हमेशा बहुत अच्छे हमेशा से रहे हैं।
काशीराम जी की बड़ी कृपा रही है, मायावती जी से हमारे संपर्क रहे हैं, लालू जी से, मुलायम सिंह यादव जी से अच्छे संबंध रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो जब यहाँ कार्य समिति बैठक हुई थी तो उनको तो मैंने खाना दिया था मुख्यमंत्री के रूप में। मध्य प्रदेश में अगर वर्तमान में बात करें, अब 2028 में हम जा रहे हैं, जीतू पटवारी, उमंग सिन्हा या जयवर्धन सिंह, कौन बेहतर लगता है? देखिए, ये आप जो है ना, ये ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी आज कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे कांग्रेस सरकार बनेगी तो बात बनेगी ना। तो दिग्विजय सिंह ने तो स्वयं के लिए कभी उम्मीदवार नहीं तय किया, अपना उम्मीदवारी कभी तय नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण ढंग से हमारे सामने हुआ है। इसलिए इन सब बातों के चक्कर में आप लोग जो है कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, हम लोग उस झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बस एक आखिरी सवाल के, हम जब से राजधानी भोपाल में है 16 साल से, मुख्यमंत्री निवास के अलावा इतनी भीड़ केवल दिग्विजय सिंह जी के बंगले पर दिखाई देती है, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो, चाहे टिकट मिल रहे हो तो, चाहे पार्टी के कोई पद की कुछ भी नहीं है। अभी आप पिछले 2-3 महीने कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ दिग्विजय सिंह जी के बंगले पर क्यों दिखती है? ये तो आप उनसे पूछिए जो आते हैं। फिर भी आपको मतलब अपने आप में एक, मतलब ये तो कहीं ना कहीं लगता होगा ना कि यार ये, मतलब हम लोगों को मतलब दर्शकों के हिसाब से, कि ऐसी कौन सी खास बात है? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि दिग्विजय सिंह इस कद के नेता हैं कि अभी भी कांग्रेस में किसी को भी कुछ बनवा सकते हैं, कि लोगों को ये भरोसा है। लेकिन इसके अलावा एक बात साफ मैं कर दूं, दिग्विजय सिंह किसी को भी कांग्रेस में कुछ नहीं बनवा सकता। हाँ, दिग्विजय सिंह सबकी बात सुनता जरूर है, और सुनाने के लिए अगर किसी और को कोई घर नहीं मिलता तो कम से कम दिग्विजय सिंह घर उसको सुनाने के लिए मिल जाता है, तो उसके मन को शांति भी मिलती है। वो मैं हमेशा तैयार था, हूँ और रहूँगा। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसे उस समय मुख्यमंत्री काल में कहा गया था, एक कोई कांग्रेस का सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन जो है, अगर किसी को शिकायत है राजनीति में तो शिकायत को सुन लो तो आधी समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाती है। और उनका यही कहना है कि भैया ये जितने भी लोग हैं जो पद की लालचता में भी आओ, कछु भड़ास निकाल में भी आता तो भी भड़ास सुन ले, समझ ले। लेकिन राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पे अब 1-8 घंटा तो बहुत कम है, 2-4 घंटा की चर्चा लगे, अगर कभी मौका मिले तो दोबारा कभी बैठे। लेकिन बहुत 56 साल लगभग राजनीति में जी व्यक्ति ने गुजारे हो मध्य प्रदेश में, और देश में ऐसे व्यक्ति के संग चर्चा करवो और आप सबको चर्चा सुनवो, निश्चित तौर पे आनंददायक है। नमस्कार। धन्यवाद सचिन, आपको बहुत शुभकामनाएं। और हम तो इतनी बात जरूर कहेंगे कि तुमने बुंदेलखंड और बुंदेलखंडी के लिए जो काम तुमने करो है, तुम बधाई के पात्र हो, और ईश्वर तुमको खूब मदद करें, राम राजा तुम्हारे ऊपर खूब हाथ रखे रहें, और भगवान महावीर स्वामी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं। लेकिन बहुत अच्छा है, तो और आगे बढ़ो, कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले सूर्या को या 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को या।